नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 के विज्ञान विषय को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विज्ञान विषय के अध्याय 1 को, जिसका शीर्षक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। यहाँ पर पहेली लड़की का नाम है और बूझो लड़का का नाम है। बूझो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको यह याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो हम जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित करते हैं। यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बूझो फिर कहता है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। पहेली बोलती है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही प्रकार के पौधे जैसे कि चावल, गेहूं, चना, बाजरा, जब इन फसलों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है एक बड़े क्षेत्र में, तब हम इसे फसल का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हैं भारत में। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। पहला है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये हमें याद करना होगा, खरीफ फसल और रबी फसल। दूसरा है रबी फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाए जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ। ये आधारिक फसल पद्धतियाँ क्या है, इसे हम पढ़ेंगे। बूझो कहता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? पहेली उसका जवाब देती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं वे हैं, पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना,
चौथा है सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा करना, छठा है कटाई करना और सातवां है भंडारण करना। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। फिर से हम इसे एक बार दोहरा देते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब है कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 का ए में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे दो बैलों को जोता गया है और एक आदमी इसे चला रहा है। इसे जोत कहते हैं हम लोग। यहाँ पर जो लगा हुआ रहता है लोहे का उसे हम फाल कहते हैं। यह हल शैफ्ट है। कुल मिलाकर के ये हल का चित्र है। अब हम पढ़ेंगे। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। मतलब आजकल देसी लकड़ी का कम उपयोग करके लोग लोहे की हल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा है यहाँ पर कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। चित्र 1.1 का बी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुदाली किस तरह से होता है। यहाँ पर पकड़ा जाता है, यह हैंडल है, मुड़ी प्लेट है, यह जो है वो जमीन में धंसता है, इसी से हम जुताई करते हैं जमीन का। अब है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। 1.1 का चित्र सी में हम देख सकते हैं कल्टीवेटर
को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, यह जो पीछे लगा हुआ रहता है इसे कल्टीवेटर कहा जाता है, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। और यह कल्टीवेटर में कई फाल लगे हुए होते हैं, जिसके कारण जमीन जल्दी और आसानी से जुत जाता है। अब हम पढ़ेंगे बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन। पहली बोलती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। यहाँ क्रियाकलाप 1.1 है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो गेहूं के अंदर खाली जगह होगा वह गेहूं आसानी से ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ रहेगा, और वह गेहूं का दाना खराब होगा। वह अगर हम उसे जमीन में डालेंगे तो वह उग नहीं पाएगा और जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा। इसलिए इस क्रियाकलाप से हम अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? हाँ, हम पाते हैं कि कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगेंगे। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। यहाँ से बीज को डाला जाता है और इनमें 2-3 पाइप लगा हुआ रहता है और निश्चित दूरी पर सभी बीज जमीन में गिर जाते हैं। बीज बोने का पारंपरिक तरीका यही दिखाया गया है इसमें। अब है सीड ड्रिल। यह है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। बुझो फिर कहता है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला मतलब नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? पहली कहती है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। फिर यहाँ पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। फिर है खाद एवं उर्वरक मिलाना। 1.5 में पढ़ेंगे, खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। फिर से पढ़ देते हैं इसे। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। फिर बुझो कहता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक
जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से क्रियाकलाप 1.2 है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए, बी एवं सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। यहाँ पर प्रयोग की तैयारी किया गया है और यहाँ पर हम पाते हैं खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि। यहाँ देखते हैं ए, बी और सी में। यहाँ पर एक नवोद्भिद है। नवोद्भिद का मतलब होता है छोटे छोटे अंकुरित पौधे। जैसे कि जब हम इन्हें अंकुरित होने के लिए रखते हैं तो उनमें अंकुरन हो जाता है। पानी से फूलने के बाद में वो अंकुरित हो जाते हैं और उन्हीं छोटे छोटे जो अंकुरन होता है उन्हें हम नवोद्भिद कहते हैं। इसका मतलब होता है वैसे बीज जो अंकुरित हों, हल्के अंकुरित हों। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एनपीके में तीन पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसीलिए हम इसको एनपीके बोल देते हैं। यूरिया तो सबको पता होगा, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारणी 1.1 में हम देखते हैं उर्वरक एवं खाद में क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर, पहले हम उर्वरक के बारे में जानते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? तो एक मानव निर्मित लवण है। जबकि खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ, खाद के क्या क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है।
मतलब जल का धारण करना मतलब जल को पकड़ के रखे रहती है मिट्टी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर मित्र जीवाणुओं से तात्पर्य केंचुए से है। मित्र जीवाणु अर्थात केंचुआ। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये थे हमारे खाद के कुछ लाभ। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा में रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। फिर से पढ़ेंगे हम इसे। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देते रहना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? बुझो कहता है, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। यहाँ पर सिंचाई के स्रोत हैं। कुछ सिंचाई के स्रोत: कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। यहाँ दिखाया गया है, यह एक मोट है। ये बहुत पहले इसका यूज होता था, अभी तो नहीं के बराबर होता है मोट। फिर है चेन पंप, ये भी पहले यूज होता था। ढेकली, ये भी पहले का ही है। और रहट तो बहुत पहले यूज होता था इसका। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यहाँ पारंपरिक तरीके में है कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। जैसे मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पारंपरिक तरीके हैं मोट अर्थात घिरनी, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है रहट, उत्तोलक तंत्र जिसे कहते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अभी के समय में हम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर पंप चलाते हैं, डीजल पंप जिसको बोलते हैं। इसे हम बायोगैस से भी चला सकते हैं और विद्युत और सौर ऊर्जा से भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। जो अभी हम अपनाते हैं आधुनिक विधि को, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लौन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चित्र 1.5 में दिखाया गया है छिड़काव तंत्र का फोटो है यहाँ पर। दूसरा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 में हम इसे देख सकते हैं। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर ड्रिप तंत्र दिखाया गया है, किस तरह से ड्रिप तंत्र बूंद बूंद करके सभी पौधों तक समान मात्रा में जल को पहुंचा देता है। अब हम 1.7 खरपतवार से सुरक्षा
के बारे में पढ़ेंगे। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? बूझो के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, वैसे पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जब हम रसायनों के माध्यम से खरपतवार को मार देते हैं या उन्हें उगने नहीं देते हैं तो हम इस रसायन को खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर अर्थात फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। यहाँ पर खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है। फिर से बूझो के मन में कुछ ख्याल आ रहा है। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ, पड़ता तो है। जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। फिर हम अब पढ़ेंगे कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। दराती अर्थात हम लोग इसे आम भाषा में हंसुआ बोलते हैं। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं थ्रेसिंग को। काटी गई फसल से बीजों अर्थात दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अर्थात विनोइंग करके अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कंबाइन मशीन के बारे में और यह है विनोइंग फटकने वाली मशीन। कटाई पर्व क्या है? कटाई पर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो कटाई पर्व के रूप में हम इन सभी पर्वों को मनाते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली इत्यादि। फिर है भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह फसल के दानों को अत्यधिक समय तक रखना हो
तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ पर पहली कहती है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हुए देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। कीड़ों से बचाने के लिए ऐसा हम करते हैं, नीम की पत्तियों को रख देते हैं। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। क्रियाकलाप है यहाँ छोटा सा, इसे आप खुद से पढ़ लीजिए। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। जैसे कि पशुओं को अधिक मात्रा में जब बड़े पैमाने पर पाला जाता है तो हम इसे पशुपालन कहते हैं। फिर से बूझो बोलती है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशनल बात है, यह मछली में हमें विटामिन डी मिलता है और कॉड लिवर तेल मिलता है। इस तरह से हम इस अध्याय को पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा देता हूँ। जो हमने अभी पढ़ा है वही उसी का इसमें निष्कर्ष लिखा हुआ है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे बाद में। अभी पूरा किताब को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम विज्ञान के अध्याय 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।